नागरिकता का विषय भारत में हमेशा से ही चर्चा में रहा है और इस पूरे विषय को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी कई तरह की याचिकाएं दर्ज की गई हैं। अब हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा इसी तरह के एक मामले की सुनवाई की जाएगी। दरअसल मामला इस पूरे विषय को लेकर भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिकता को लेकर है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर की बात करेंगे। इसके बाद इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे, इसके बैकग्राउंड को जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि धारा 6A में किस तरह के प्रावधान शामिल किए गए हैं और इस पूरे विषय को लेकर आखिर विवाद क्या है। इसके बाद संवैधानिकता से जुड़े जो प्रमुख प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर बात करेंगे और अंत में एक सवाल को भी जानेंगे। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का होगा। आज के पूरे वीडियो को आप सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जोड़कर देख सकते हैं और आज का जो पूरा विषय है वो मुख्य तौर पर भारतीय राज्य व्यवस्था और नागरिकता जैसे खंडों से जुड़ता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अपनी खबर की भी बात कर लेते हैं। तो खबर को हमने मुख्य तौर पर इंडियन एक्सप्रेस और इस तरह के जो तमाम सोर्सेज हो सकते हैं उन सोर्सेज से एकत्र करने की कोशिश की गई है और ये जो कोशिश है ये आपकी तैयारी में मददगार साबित हो सकती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले पृष्ठभूमि को जानते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड को जानते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत साल 1947 में आज़ाद हुआ था और आज़ादी के साथ ही भारत को विभाजन की विभीषिका भी झेलनी पड़ी थी। भारत 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, एक हिस्सा था पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा था हिंदुस्तान। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि पाकिस्तान भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान का और दूसरा हिस्सा था पश्चिमी पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान की जो सत्ता थी वो मुख्य तौर पर पश्चिमी पाकिस्तान में केंद्रित थी। जो बड़े राजनेता थे वो पश्चिमी पाकिस्तान में मौजूद थे, जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे, जो मिलिट्री के प्रमुख लोग थे वो पाकिस्तान में मौजूद थे, पश्चिमी पाकिस्तान में मौजूद थे। इसकी वजह से पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को हीन भावना से देखा जाने लगा, उनके साथ अत्याचार किए जाने लगे, उनका उत्पीड़न किया जाने लगा। ऐसे में इस उत्पीड़न की वजह से पूर्वी पाकिस्तान से भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद बांग्लादेश में यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति संग्राम की शुरुआत हुई। पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होने के एक आंदोलन की शुरुआत होती है और इस आंदोलन में पाकिस्तान की सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत व्यापक स्तर पर अत्याचार किए जाते हैं और इन अत्याचारों से डरकर पूर्वी पाकिस्तान के बहुत ज्यादा लोग भारत में प्रवेश करने लगते हैं। इसके बाद साल 1971 आता है और साल 1971 में बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम समाप्त हो जाता है, बांग्लादेश का युद्ध समाप्त हो जाता है और इस युद्ध की समाप्ति के साथ एक नए देश का निर्माण होता है जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। लेकिन इस नए देश के निर्माण के बाद भी बांग्लादेश से भारत में आने वाले लोगों की संख्या में कुछ कमी देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किया था उन लोगों में से अधिकांश लोगों का जो प्रवेश हुआ था वो असम में हुआ था। सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन था वो असम में देखने को मिला था। ऐसे में जब असम में इतने ज्यादा लोग आने लगे तो इसकी वजह से असम के जो स्थानीय लोग थे, असम के जो आदिवासी लोग थे, उन्हें ये महसूस होने लगा कि इन नए लोगों की वजह से, इन विदेशी लोगों की वजह से असम के स्थानीय लोगों के जो अधिकार हैं, उनके जो संसाधन हैं, उन संसाधनों पर प्रभाव पड़ रहा है, वो अधिकार समाप्त हो रहे हैं। और इसी खतरे को महसूस करते हुए, इसी खतरे को देखते हुए 1979 में असम में एक आंदोलन की शुरुआत होती है, एक विरोध प्रदर्शन शुरू होता है और इस विरोध प्रदर्शन में मुख्य तौर पर मांग की जाती है कि असम में जिन लोगों ने अवैध तरीके से प्रवेश किया है उन लोगों की पहचान की जाए और उन लोगों को असम से बाहर किया जाए। धीरे धीरे ये आंदोलन हिंसक होने लगता है, लोगों की जान जाने लगती है, भारत सरकार को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है और इसी नुकसान को देखते हुए 15 अगस्त 1985 को भारत सरकार द्वारा और असम के प्रतिनिधियों द्वारा, जो लोग इस विरोध प्रदर्शन को कर रहे थे उनके प्रतिनिधियों द्वारा एक समझौता किया जाता है, जिस समझौते को हम असम समझौते के नाम से जानते हैं, असम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। इसी समझौते को लागू करने के लिए नागरिकता अधिनियम में धारा 6A यानी सेक्शन 6A को शामिल किया गया था। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर सेक्शन 6A में कहा क्या गया है, किस तरह के प्रावधान किए गए हैं।
उनको समझने की कोशिश करें तो दरअसल असम अकॉर्ड में, असम समझौते में 2 प्रावधान शामिल थे। पहला प्रावधान ये था कि असम में विदेशियों का निर्धारण करने के लिए जो कट ऑफ डेट होगी, वो कट ऑफ डेट मुख्य तौर पर 1 जनवरी 1966 तय की गई थी। यानी जिन लोगों ने 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश किया था, उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा और बतौर भारत के नागरिक उन्हें तमाम तरह के जो अधिकार दिए जा सकते हैं, वो सभी अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन इस पूरे समझौते में एक प्रावधान और था। ये प्रावधान था कि एक नई कट ऑफ डेट भी होगी, एक दूसरी कट ऑफ डेट होगी। दूसरी कट ऑफ डेट थी 24 मार्च 1971 की, और ये प्रावधान ये था कि 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1971 के बीच जिन लोगों ने भारत में, असम में प्रवेश किया है, उन लोगों को स्पष्ट तौर पर तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उन्हें प्रमुख तौर पर विदेशी नागरिक की पहचान दी जाएगी। लेकिन इस पूरे समझौते के तहत उन्हें एक विकल्प प्रदान किया गया। विकल्प ये था कि यदि ये लोग चाहें तो सबसे पहले इन लोगों को नागरिकता अधिनियम की धारा 18 के तहत खुद को भारत सरकार के साथ पंजीकृत कराना होगा, और इस पंजीकरण के 10 साल बाद उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इसके अलावा एक विशेष प्रावधान ये भी था कि इस पूरी 10 साल की अवधि में उन्हें भारत के नागरिक होने के सभी अधिकार दिए जाएंगे, केवल एक अधिकार नहीं दिया जाएगा। वो अधिकार था वोट देने का अधिकार। यानी इन लोगों को केवल वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि असम में नागरिकता तय करने की जो मुख्य तौर पर कट ऑफ डेट है, वो कट ऑफ डेट 24 मार्च 1971 है, और इसी कट ऑफ डेट के आधार पर साल 2019 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जारी किया गया था, जिस रजिस्टर से ये पता चला था कि कौन लोग असम के नागरिक हैं और कौन लोग असम के नागरिक नहीं हैं। तो ये तो धारा 6A के प्रावधानों की बात हुई। लेकिन यहाँ पर विवाद किस विषय को लेकर है, विवाद को समझने की बात करते हैं। तो विवाद की बात करें तो विवाद की शुरुआत होती है साल 2012 में, जब सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिकता को लेकर एक याचिका दायर की जाती है। इसकी संवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। दरअसल इस पूरी याचिका में कहा गया था कि ये जो धारा 6A है, ये धारा 6A शेष भारत की तुलना में असम में नागरिकता के लिए एक अलग कट ऑफ डेट निर्धारित करती है, जिसकी वजह से असम के नागरिकों के साथ भेदभाव करने की कोशिश की जा रही है। और इसे ऊपरी तौर पर सही भी माना जा सकता है, क्योंकि शेष भारत में जो नागरिकता की कट ऑफ डेट है, वो कट ऑफ डेट है जुलाई 1948। यानी जुलाई 1948 से पहले जिन लोगों ने भारत में प्रवेश किया है, उन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन असम में कट ऑफ डेट दूसरी है। असम में जो कट ऑफ डेट है वो है मार्च 1971, जिस वर्ष बांग्लादेश के रूप में एक नया देश अस्तित्व में आया था। तो इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरी धारा के जरिए, इस पूरे सेक्शन के जरिए असम के नागरिकों के साथ भेदभाव करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो सेक्शन 6A है, ये पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटिव है, मनमाने ढंग से बनाया गया है और पूरी तरह से इलीगल है। इसके अलावा इस धारा 6A के जरिए असम के जो मूल नागरिक हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, उन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन भी हो रहा है, क्योंकि इस पूरी धारा की वजह से असम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी लोगों को असम की नागरिकता दी जा रही है, भारत की नागरिकता दी जा रही है। तो इसकी वजह से हमें असम की जनसंख्या पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और इन बदलावों की वजह से, इन्हीं बदलावों के परिणाम स्वरूप असम में जो लोग, जो असम के स्थानीय लोग हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, जो असम में हजारों सालों से रह रहे हैं, वही लोग अपने ही राज्य में अब अल्पसंख्यक बन गए हैं, अब माइनॉरिटी बन गए हैं। तो इसी वजह से ये पूरा विवाद जो है वो खड़ा हुआ है, और इसी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के सामने अब याचिका दायर की जा रही है, और सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई करेगा। इस संबंध में कुछ संवैधानिक प्रश्न भी हैं, जिन पर बात किए बिना इस पूरे विवाद को सही ढंग से समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। दरअसल हमने पहले ही बात की कि साल 2012 में इस संबंध में याचिका दायर की गई थी। इसके बाद 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका की सुनवाई की जाती है। इस याचिका की सुनवाई में उस समय 2 जज शामिल थे। पहले जज थे जस्टिस रंजन गोगोई और दूसरे जज थे जस्टिस रोहिंगटन। इन दोनों जजों की बेंच द्वारा इस पूरे विषय को लेकर कुछ सवाल फ्रेम किए जाते हैं, कुछ सवाल बनाए जाते हैं, जिन सवालों के जरिए भारतीय जो नागरिकता अधिनियम है, उस अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। अब क्योंकि ये जो पूरा विषय है वो संविधान के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है, तो इसके बाद ये जो 2 जजों की बेंच थी, इस बेंच द्वारा
इस पूरे मामले को 5 जजों की बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 या 5 से ज़्यादा जज शामिल होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मुख्य तौर पर संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए गठित की जाती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने बहुत सारे सवाल हैं। सवाल बहुत सारे हैं, उनकी बात करते हैं कौन कौन से सवाल हैं। इसमें सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो धारा 6A है, क्या ये धारा 6A भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 का उल्लंघन करती है? इसको समझने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325A की भी बात करनी होगी। तो 325A जो अनुच्छेद है उसमें कहा गया है कि भारत सरकार या फिर कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में ना तो शामिल कर सकती है और ना ही उस सूची से बाहर किया जा सकता है, जबकि भारत सरकार द्वारा ऐसा किए जाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर तौर पर ऐसे ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये जो पूरी धारा है, जो सेक्शन 6A है, क्या ये सेक्शन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 का उल्लंघन है, क्योंकि लोगों को उनकी जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर नागरिकता देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा दूसरा सवाल ये है कि ये जो सेक्शन है, क्या ये सेक्शन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29A का उल्लंघन करता है? अब ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29A है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत के जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो भी इंडिजीनियस समूह हैं, उन तमाम समुदायों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब जाहिर तौर पर जब असम में इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी लोगों ने प्रवेश किया, तो इसकी वजह से असम के जो स्थानीय लोग हैं उनकी संस्कृति प्रभावित होती है, उनका कल्चर प्रभावित होता है। तो इसकी वजह से क्या हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29A का उल्लंघन हो रहा है? यहाँ तीसरा प्रश्न ये है कि क्या इस पूरी धारा की वजह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 का भी उल्लंघन हो रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि ये केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को किसी भी बाहरी आक्रमण, इसके अलावा किसी भी आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन जब 1971 से पहले इतनी बड़ी मात्रा में लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान से असम में प्रवेश किया, तो केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई कदम क्यों नहीं उठाया? ऐसे प्रश्न जो हैं इस याचिका में उठाए गए हैं, ऐसे प्रश्नों पर बात की गई है। तो जाहिर तौर पर हम इसका भी उल्लंघन मान सकते हैं। इसके अलावा इसमें अनुच्छेद 14 की भी बात की जा रही है। अनुच्छेद 14 भी मौलिक अधिकार है, जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार या फिर कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन भारत सरकार द्वारा असम के स्थानीय नागरिकों के साथ इन्हीं आधारों पर मुख्य तौर पर जन्म स्थान का जो आधार है उसके आधार पर भेदभाव करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है दोहरी नागरिकता को लेकर, डुअल सिटीजनशिप को लेकर। भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान से भारत के असम में प्रवेश किया था, तो उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की अपनी नागरिकता को नहीं छोड़ा था। ऐसे में यदि इन लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है तो ये भारतीय संविधान का उल्लंघन होगा, क्योंकि उन लोगों के पास तब दोहरी नागरिकता मौजूद होगी। तो इसे भारतीय संविधान के उल्लंघन के तौर पर देखा जा सकता है। तो इस तरह के कुछ प्रश्न हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने हैं, जिन प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय को विचार विमर्श करना है। और जाहिर तौर पर ये जो पूरा विषय है, इस पूरे विषय में सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा, वो निर्णय भारत में नागरिकता के प्रावधानों को और बेहतर ढंग से समझने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा न्यायालय जो भी निर्णय देगा, जिस भी तरह का निर्णय देगा, उस निर्णय पर भी हम विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स का है और आप वीडियो को यदि ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश के रूप में एक नया देश किस वर्ष अस्तित्व में आया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971 या फिर ऑप्शन डी 1990। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है
तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा दृष्टि आईएएस द्वारा दृष्टि के हमारे जो मेन चैनल है दृष्टि आईएएस का, उस चैनल पर एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है। नया प्रोग्राम मुख्य तौर पर इंडियन एक्सप्रेस की तमाम खबरों को एनालिसिस को लेकर है। तमाम खबरों की एनालिसिस को लेकर एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो जाहिर तौर पर ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इस प्रोग्राम को देखना बिल्कुल ना भूलें। ये प्रोग्राम रोज 1 बजे प्रसारित होता है। चलिए, धन्यवाद।